कृषि और खाद्य विशेषज्ञ प्रस्तुत कर रहे हैं। धान की खेती को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, हर फसल को आप लगाते हैं जब तो कोई ना कोई संकट तो उसमें आता है। लेकिन पैडी में सबसे बड़ी बात जो आ रही है, जो क्राइसिस सामने आ रहा है, वो बेसिकली ये है कि ये पानी का बहुत दोहन करती है। और ये स्टडीज़ बताती हैं कि भई जैसे जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव एरियाज़ हैं, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में 5000 लीटर पानी चाहिए 1 किलो धान पैदा करने के लिए। तो ये पानी की जो कंज़म्पशन है, जो वो बहुत ज़्यादा है, जिसके करके आप देखते हैं ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हो रहा है, तो वो उसके करके हो रहा है। दूसरा, हम जानते हैं कि जब वो पैडी का सारी प्रोसेस जो है उससे निकल जाता है और राइस बनता है, उसके साथ में एक प्रोसेस और भी है जब स्टबल बर्निंग होती है। और वो स्टबल बर्निंग है क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट किया प्रॉब्लम है। आपने स्टबल बर्निंग तब नहीं सुनी थी जब हम हाथ से उसका हार्वेस्ट करते थे पैडी का। लेकिन क्योंकि वो कंबाइन हार्वेस्टर आ गए, कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ ऊपर उसका जो सिट्टा होता है उसको तो वो काट लेते हैं, नीचे का जो स्टॉक है उसका 10 इंच 12 इंच का जो होता है वो रह जाता है। उसके साथ वो, क्योंकि ज़मीन में वो नहीं डिज़ोल्व होता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ा संकट जो पंजाब में देखा गया है या नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में देखा गया है, वो ये है कि भाई उसको कैसे हम ये इंश्योर करें कि वो लोग जलाएँ ना, और उसका जो है एक सस्टेनेबल तरीके से उसका उपचार हो सके। तो बेसिकली ये 2 प्रॉब्लम हैं जो जो पैडी के ऊपर सवाल खड़े करती है। सरकार धान खरीद लेती है और फिर उसे सड़ने के लिए छोड़ देती है। क्या ये संकट नहीं है? अगर आप गेहूं का भी देखें तब भी वहाँ प्रोक्योरमेंट होती है और वो धूप में एफसीआई या जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं वो उसको हवा उसमें रखती हैं, जो स्टोरेज नहीं है, तो उसमें पैडी की गलती नहीं है ना, उसमें वीट की गलती है। तो वो तो आपका जो एक मैनेजमेंट का जो फॉल्ट है उसको हम क्रॉप्स के साथ ना जोड़ें तो ठीक रहेगा। देखने का तरीका ये है कि हमने क्यों उसका इन्वेस्टमेंट एडिक्वेट नहीं की कि भाई वो स्टोरेज के प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर पाएँ। किसानों को फसल की सही कीमत आज भी नहीं मिलती। एक तरफ एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन है, तो दूसरी तरफ सरकार का सब कुछ ठीक कर देने की गारंटी। रास्ता किधर है? देखिए, इसमें रास्ता एक ही है। एक तो हमें ये समझना है कि भाई अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, पैडी का बढ़ाएं या कोई और भी फसल हो किसी भी प्रदेश में, तो उसकी उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें किसान भी उस तरफ जाएंगे। तो वो एक डर है या एक फैक्टर है जो हमें अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करना है सोच में। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें इकोसिस्टम सर्विसेज के उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसी के मतलब उसको देखते हुए प्राइसेस जो हैं फिक्स किए जाने चाहिए उसके हिसाब से। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब ये है कि एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्रयास है, यूएन का, उसको कहते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। टीम उनका प्रोसेस है। टीम में उन्होंने जितनी भी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है या जितना भी एनवायरमेंटल जो भी एडवांटेजेस होते हैं, उन सब को जोड़ के उनकी वैल्यूएशन की है कि इसका कितना प्राइस होना चाहिए। तो इसको इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच कहते हैं। मुझे लगता है कि अब इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच को मुख्य धारा में लेके आना है। उसमें क्या है कि जहाँ पर तो किसान जो पानी का दोहन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको, क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनको कम दाम मिलना चाहिए। लेकिन जो किसान पानी बचा रहा है, स्टबल नहीं जला रहा है, पर्यावरण को अनुकूल रख रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करता है, उसको उसी के हिसाब से ज़्यादा दाम मिलना चाहिए। वो इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यूएशन हो जाए कि पेस्टिसाइड से कितना नुकसान होता है या उसमें नहीं करने से कितना फ़ायदा होता है, उसकी वैल्यू निकाल के ऐड की जाती है। और वो जो वैल्यूएशन होगी तब जाके आप एक जो जिसको आप कहते हैं ना इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो फार्मिंग सिस्टम है उसको बढ़ोतरी मिलेगी या उसको बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि वो करने की ज़रूरत आ गई है। अब लगता है हमारे समाज में एक सोच का आना ज़रूरी है कि एमएसपी मतलब ये नहीं है कि सबको हम एक ही लपेटे में हम कहें कि आपको इतना प्राइस मिलेगा। आप उसमें जो लोग पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हैं उनको अलग प्राइस मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अब इसको, इस अप्रोच को, ये जो जीएसडीपी हम कहते हैं ना,
ग्रॉस स्टेट का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें भी जीएसडीपी में भी ये अब आना चाहिए कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज को किस तरीके से बचाए, जो लोग बचाव कर रहे हैं उसको हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में अब अनाज से बायोफ्यूल की तैयारी चल रही है। कितना बड़ा खतरा है ये मैंने पहले भी कहा, हर जगह कहा है। मेरा ये कहना है कि भाई दिस इज़ अ हिस्टोरिक ब्लंडर जो हमने किया है, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बायोफ्यूल अलायंस में के माध्यम से जो हुआ है। अब देखिए कि अमेरिका में, मैं आपको पहले एक सिचुएशन बता दूं, अमेरिका में 90 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स हर साल बायोफ्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। 90 मिलियन टन्स। और अगर हम उसको बचाकर गरीबी को एड्रेस करने की या भूख को एड्रेस करने की कोशिश करें, तो ये दुनिया में जो भूख है हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखें तो 12 मिलियन टन वो कारों में उसका फूड जो है वो कारों के लिए जा रहा है। और जब यूक्रेन की और रशिया की जब प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने अपना कहीं कमी नहीं की, कटौती नहीं की। प्राइसेस बढ़े हैं दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम को चालू रखा। तो इसका मतलब है कि जो फूड है विच शुड गो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो कारों के उस चलाने के लिए या कारों की फीड के उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये तो मैंने आपको 2 बड़े ब्लॉक्स की बात कही है। अमेरिका अकेला ही 38% बायोफ्यूल बनाता है दुनिया का। अब देखिए, अगर आप मेजर क्रॉप जो है वो कॉर्न है, मक्की है। जब मक्की से बनाते हैं तो अमेरिका में 44% जो कॉर्न पैदा करते हैं वो बायोफ्यूल में जाती है। उसके अलावा 40% जो और बाकी जो 100% में से 40% एनिमल फीड के लिए जाती है। सिर्फ 20% जो है तकरीबन वो रह जाती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जब हम एग्रीकल्चर को ब्लेम करते हैं कि भाई आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ज़्यादा निकल रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो बेसिकली तो बायोफ्यूल के लिए भी निकल रहे हैं ना। तो उसको तो हमने कभी नापा नहीं ना, अलग नहीं करते हम उसको। वहाँ तो हम किसान को ब्लेम करते हैं और इंडस्ट्री को कभी हमने ब्लेम नहीं किया कि वो बायोफ्यूल क्या, उसमें कितना योगदान है उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। तो एक तो ये तो बड़े मैं उसमें बता रहा हूँ। लेकिन अब इंडिया में भी बड़ा अफसोस ये है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भूखे लोग हैं वो भारत में हैं। तो जहाँ पर कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि भूख को कैसे मिटाया जाए या कैसे भूख को इतिहास बनाया जाए, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम भूखों तो वहीं रख रहे हैं उन लोगों को, और हमारा प्रयास चल रहा है कि हम अब कारों को फीड करें। तो मुझे लगता है कि ये इसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है और देश को भी इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है, बहस करने की ज़रूरत है, डेलिब्रेशंस हों, हम लोग एक अपने कॉमन पोजीशन पे पहुँचें कि क्या ये देश के लिए अनुकूल है कि नहीं है। हम बार बार पश्चिमी देशों की ओर भागते क्यों हैं? लोक में जो कुछ है उससे कुछ ग्रहण क्यों नहीं करते? होता क्या है कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री इजराइल पहुंच जाते हैं ना, वो आप देखेंगे कि इनवेरिएबली वो इजराइल से वो एक ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। लेकिन उनके जब चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी तो कोई लेके नहीं जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में एक जो सोच में कहीं कमी है कि हमें लगता है कि सारे सोल्यूशन बाहर हैं। लेकिन जैसा कि अनुपम मिश्रा जी के वर्क से पता चलता है, बहुत बड़ा काम है उनका, कि उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनली लोकल जो अडेप्टेबल टेक्नोलॉजीज थी उनको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। किसानों से गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, इससे कृषि अर्थव्यवस्था में कोई फर्क पड़ेगा? कई जगह तो गोबर से बिजली बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। गोबर का भी एक दाम मिलता है किसान को और गौमूत्र का भी एक दाम मिलता है। ये मुझे लगता है कि पूरा एक प्रयास होना चाहिए था और सारे देश में होना चाहिए कि सिर्फ दूध ही नहीं, आपके दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं गाय के, उसमें से जब डेयरी से निकलते हैं, उनको भी हमें एडिक्वेट प्राइस देने की ज़रूरत है, तभी वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। और वो इकोनॉमिक वायबिलिटी की तरफ मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कि भाई गोबर का भी आपको एक MSP मिले और गौमूत्र का भी मिले, मुझे लगता है कि ये सराहनीय है। और ये जो नीचे के पायदान में जो लोग हैं उनको मदद करने का एक तरीका ये भी है कि उसी को फिर हम उसके यूजेस तो कम नहीं होते, हम जानते हैं गऊ के जितने भी पदार्थ हैं उनसे अलग अलग यूसेज हैं, इसके इंडस्ट्रियल यूसेज हैं, उसकी तरफ प्रयास होना भी चाहिए। और कई जगह भी हुआ भी है कि पेटेंट्स भी मिले हैं इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर और उसको बिल्डअप किया जा रहा है। जहाँ तक आप बिजली की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक रास्ता है। देखिए, जब हम पानी से बिजली बना सकते हैं तो हम गोबर से अगर बिजली बनती है, आप देखें इंग्लैंड और अमेरिका में कई जगह पर जो चिकन मैन्योर होता है उससे भी बिजली बनाई जा रही है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो तरीका ठीक है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं ना कि भाई चिकन से भी उसको वेस्टेज ना हो, उसका मैन्योर बने। तो अगर यहाँ से गोबर की बात होती है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। ये तो नहीं ना, कम से कम आपको शायद याद नहीं होगा, 1990 के दशक में
एक प्रयास हुआ था कि हॉलैंड जो देश है वो डेयरी का देश है, और उस देश में जो मैन्योर होता है या गोबर होता है वो सेमी लिक्विड होता है। हमारे देश में जो गोबर होता है वो हम जानते हैं सेमी सॉलिड होता है, तभी आप दीवारों पे उसको चिपका देते हैं, है ना, वो बनाकर उसके पाथियाँ बना के हम उसको चिपकाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वो लीचिंग से सारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो गया था, और उसमें क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक योजना बनाई कि वो भारत को गोबर एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे याद है जब मैंने इसका पहली बार दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि साहब ये एक नया वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर एक स्कीम आ रही है कि हॉलैंड का गोबर जो है वो भारत के ज़मीन में बिछाया जाएगा। मुझे लगता है कि शुक्र है कि वो हमने स्टॉप किया, पॉलिटिकली बड़े उस पर हॉट बना वो इशू, और उसको रोका गया। और वो रोकने से कम अपने गोबर का उपयोग तो हम कर पाएँ। उसमें एक छोटा सा मुझे अच्छा लगा, उसमें एक कार्टून था। तो उसने कहा कि दो भारत की गायें जो हैं वो बातचीत कर रही हैं। एक कहती है कि मेरे गोबर में क्या प्रॉब्लम है कि हॉलैंड से गोबर मंगाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हमें अपनी गोबर की कम से कम अहमियत तो समझ आ रही है। दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन काउज़ के इंडिया में है, या उसकी लाइफ स्टॉक की इंडिया में है, तो उसका गोबर का उपयोग तो होना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की कीमत को लेकर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह 3600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। कि अगर 3600 को लेके जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में, मेरा तो मानना कि 7200 भी लेके जाना चाहिए। क्योंकि किसान जो हमारा है इसलिए मरा हुआ है या इसलिए खुदकुशी करता है या डिस्ट्रेस है क्योंकि किसान को उसका हक नहीं मिल पाता, बाय वे ऑफ इनकम कह लीजिए। तो वो इनकम जो है इसी रूप से आएगी, और अगर उसका यहाँ पर पैडी आपका क्रॉपिंग पैटर्न है तो मुझे लगता है कि उसका 3600 रुपये करना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि देश में सारे में आज ये हम एक मॉडल या उससे एक सबक लें छत्तीसगढ़ से, सारे देश में दाम जो है वो 2650 रुपये कर देना चाहिए। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वह पूछता है कि पैसा कहां से आएगा। जब भी किसानों को पैसा देना होता है तो विवाद होता है। आपने कॉर्पोरेट को पैसा देना हो कभी विवाद नहीं हुआ। कभी आपने सुना कभी किसने कहा हो कि कॉर्पोरेट के 15 लाख करोड़ रुपए 10 साल में क्यों माफ़ हो गए? किसने कहा है? वो आप लोग देखिए, हमको भी समझना, आप और हमको भी समझना कि हम स्टेट और सेंटर की उसमें राजनीति में खो जाते हैं। अरे यार, उससे ऊपर निकलिए। आप देखिए कि हमें इस समय जो चाहिए कैसे करना है वो आप लोग बिल्डअप करेंगे। डेमोक्रेसी में यही होता है ना, तभी जाके होगा। एमएसपी को लेकर किसान गोलबंद हैं। समस्या कहां है? कि एक एमएसपी का जो कानूनी अधिकार जो दिया जाए किसानों को, उसका मतलब ये ना हो कि सरकार खरीदे। ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि एक बेंचमार्क बन जाए, उसके नीचे कोई खरीद नहीं करेगा। चाहे आड़तिया हो, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी हो, या चाहे प्राइवेट कंपनियां हों, कोई उसके नीचे खरीद नहीं करेगा। और ये तभी हो सकता है कि जब हम ये सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स को हटकर हम देश को देखें, और देश में हम ये अनिवार्य कर दें कि किसी भी कोने में जो उस एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। और घबराइए नहीं, दुनिया में भी और देशों में भी हो रहा है ये, और वहाँ बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमारे देश में क्यों नहीं होता? हमारे देश में इसलिए होता है कि हम जब भी किसानों को पैसा देना चाहते हैं तो कोई ना कोई आप अड़चन क्रिएट, जो देखते ही हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो की जाती है। और उसमें राजनीति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। लेकिन तो एमएसपी कानूनी अधिकार बनाने की जो बात हो रही है, मेरा यकीन है कि वो आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में वो बिल्कुल होगा इस देश में। एमएसपी कानूनी अधिकार बनाना पड़ेगा अगर हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। आपको एमएसपी को कानूनी अधिकार देना पड़ेगा। और ये कहना कि साहब कंज्यूमर को नुकसान होगा, कंज्यूमर को तो जब जो कंज्यूमर 200 रुपये पेट्रोल के देने को तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी इतनी इन्फ्लेशन की चिंता करनी चाहिए। अब अगर पेट्रोल, तो आप जानते हैं हर जगह इन्फ्लुएंस उसका होता है, इम्पैक्ट होता है। अगर उसके हम 200 रुपये देने को तैयार हैं, हाँ जी, तो फिर आपको क्या डर है कि टमाटर के अगर 100 रुपये मिलते हैं किसान को, या गेहूं के भी, या आपने कहा चावल के अगर 40 रुपये भी देने पड़ते हैं तो क्या हो गया? ये कि हमें हवा क्रिएट कर दिया गया है साहब कि गरीब है, उसमें गरीब आ जाते हैं। आप देखेंगे हर आर्गूमेंट में आता है कि साहब गरीब का क्या होगा। सारा साल तो मीडिया कभी गरीब की बात नहीं करता, लेकिन जैसे ही किसानों की बात आती है तो गरीब सबको याद आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबों का ख्याल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये ना बोलें कि 60 करोड़ लोग भी तो गरीब हैं। जो किसान हैं वो भी तो गरीब हैं, वो भी तो कंज्यूम करते हैं। तो अगर उनके हाथ में पैसा नहीं है तो कंजम्पशन कैसे करेंगे? उसका कारण है कि चाहे वो लेफ़्ट हो, सेंटर हो या राइट हो, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कॉर्पोरेट कंट्रोल में, कॉर्पोरेट की सोच के नीचे। उनको लगता है कि मार्केट ही जो है बेस्ट जज है। अपनी तो तनख्वाह सब लेते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को सबको तनख्वाह मिलती है, सबको एश्योर्ड पेंशन भी मिलती है, लेकिन किसान को कहते हैं कि बाज़ार के हवाले रहे।
आप देखो ना, इकोनॉमिस्ट भी देश के हैं, सबको एक गारंटेड इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है? सबको मिलती है ना। लेकिन किसान के लिए बोलते हैं कि उसको गारंटेड इनकम की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑपरेट्स करे। मैं तो चाहूँगा एक काम जरूर होना चाहिए कि देश के इकोनॉमिस्ट है ना, उनकी जो सैलरी है वो हम मार्केट से लिंक कर दें। लेटेस्ट अगर मार्केट इतनी अच्छी है तो वो दिखाएं ना कि मार्केट इतनी अच्छी है और वो उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो उनकी इनकम जो है उसके साथ लिंक करने से बढ़ोतरी होगी। तो अगर इकोनॉमिस्ट देश के कहते हैं कि हमारी मार्केट से लिंक कर दीजिए जो उनकी तनख्वाह है, फिक्स सैलरी है, तो आई थिंक हमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसानों को मार्केट का प्राइस नहीं मिलना चाहिए, उनको गारंटीड मिलना चाहिए। इस कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगता यह है कि अपनी तो प्रोटेक्शन हम करते हैं, लेकिन किसानों को हम मार्केट के हवाले छोड़ रहे हैं। किसान कम हो रहे हैं या शहरों की ओर बढ़ रहे हैं? कारपोरेट का खेती पर कब्जा बढ़ रहा है। खेती पर संकट नजर आ रहा है। उसी का तो ये सारा प्रयास हो रहा है कि भाई खेती हर किसान बाहर हों, छोटे किसान बाहर हों और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में सारा जो आपका एग्रीकल्चर है उसके कंट्रोल में आए। ये तो प्रयास है। अल्टीमेटली सोच तो वहीं तरफ जा रही है ना। और जो 3 लॉज लेके आए थे, हम इसीलिए लेके आए थे कि भाई कॉर्पोरेट के कंट्रोल में एग्रीकल्चर आए। ये तो किसानों ने समझ लिया, भांप लिया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसको विड्रॉ हुआ, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से पूछें, मिडिल क्लास को तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको तो 7वां वेतन कमीशन मिल जाता है, उनको तो अपनी प्रोटेक्शन मिलती है, उनको तो डीए भी मिल जाता है हर 6 महीने बाद, डीए मर्ज भी हो जाता है। आप डीए को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीए जितना बढ़ता है, 3% बढ़ा अभी हाल में, 3% जो है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। देखिए ना आप कितना अच्छा, उनकी बेसिक पे बढ़ती जाती है, कोई बात ही नहीं करता इसकी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि अगर एम्प्लॉइज़ को ये हो सकता है श्योर्ड, तो किसान को क्यों नहीं हो सकता? पैडी का प्राइस सरकार ने अनाउंस किया है, जब तक पैडी हार्वेस्ट होगी, या पैडी अभी तो हार्वेस्ट होने वाली है, लेकिन मैं जैसे वीट का होगा या आने वाली फसल जो भी होगी, तो उसमें अगर हमने अब प्राइस अनाउंस किया 6 महीने में, तो आप देखते हैं बहुत कुछ हो जाता है। तो उसमें कभी देखा आपने इन्फ्लेशन का मैयर उसमें ऐड किया गया हो कि साहब इसमें इन्फ्लेशन में अगर 200 रुपये प्राइस है तो हमने इस बार 2500 कर दिया या 2200 कर दिया? कभी नहीं होता। लेकिन एम्प्लॉइज़ के लिए तो होता है ना, हर 6 महीने में होता है। इन्फ्लेशन ना भी बढ़े तभी उनका डीए बढ़ता है। किसानों को सरकार 6,000 रुपए साल के दे रही है डायरेक्ट इनकम के तौर पर। क्या ये पर्याप्त है? 6,000 रुपये साल के, आप पर्याप्त की बात मेरे से पूछ रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 6,000 रुपये साल के मतलब 500 रुपये महीने आप उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देते हैं। 500 रुपये में तो मैं और अगर आप कॉफ़ी पीने चले जाएं अभी, तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि क्या पर्याप्त है? इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि किसान जो है ना उस लेवल पे है कि उसको 500 रुपये भी बहुत बड़ी इनकम लगती है। तो इसका मतलब तो कहीं तो हमारी जो पूरी इकोनॉमिक सोच है उसमें कहीं गड़बड़ है ना। आपने मज़दूर को कहा 7,000 मिलते हैं। मज़दूर की अगर न्यूनतम देखें तो मज़दूर की जो दिहाड़ी है या वेज है वो किसान से ज़्यादा है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि उनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किसान की इनकम को देख लें, वो कम है, मज़दूर की ज़्यादा। मनरेगा से ज़्यादा कमा सकता है किसान मज़दूर जो है वनिस्पत की खेती से। खेती में अभी सरकार के जो आंकड़े आए हैं, 27 रुपये पर डे खेती से इनकम है, सिर्फ खेती से। तो आप बताइए 27 रुपये में आप क्या सोचते हैं कि अच्छी इनकम है या इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? कृषि क्षेत्र को लेकर मीडिया की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? मीडिया उसकी बात नहीं करना चाहता है। मीडिया सिर्फ तब बात करता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। मीडिया को और कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसान का क्या होगा। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, वो तो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अगर मीडिया ने ध्यान दिया होता खेती पे या किसानों पे, तो मुझे नहीं लगता कि आज इतनी दुर्दशा होती किसानों की। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा जब एक लड़की ने किसी में बार में उसको मारा गया था, जेसिका लाल को अगर याद होगा, तब मीडिया ने ऐसा कैंपेन लॉन्च किया था, मुझे लगता था कि देश को मजबूर किया जा रहा है कि झंडा जो है वो हाफ मास्ट पे होना चाहिए। इस तरीके से कैंपेन हुआ था। अब बहुत सारी जगह पे तो दिल्ली में मैंने देखा मीडिया ने ऑर्गेनाइज की थी रैलीज, वो मोमबत्तियाँ मीडिया बांट रहा था। ऐसी बात कभी किसानों के साथ भी कर लीजिए। आप देखिए, आप शाहरुख खान को या कपिल देव को या फिल्म स्टार जो और हैं या फिल्म जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको बॉर्डर पे तो ले जाते हैं हर 26 जनवरी को या 15 अगस्त को बॉर्डर पे ले जाते हैं। मैंने कई बार कहा कि मीडिया किसान के खेत में क्यों नहीं आता जहां आत्महत्या हो रही है। तो मीडिया का बात अब छोड़ दीजिए, मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है और हम जानते हैं कहाँ बात हो रही है। लेकिन मीडिया के अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो हमें सबको करने की ज़रूरत है। तो लेट अस नॉट वरी अबाउट द मेन लाइन मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया तो हमारे हाथ में है ना। तो हर आदमी को सोशल मीडिया का उपयोग तो आना चाहिए ना। हम ब्लेम करते हैं फार्मर्स को या कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कॉर्पोरेट मीडिया है, लेकिन जो मीडिया आपके हाथ में है हम उसका भी उपयोग नहीं करते। रोज़ाना व्हाट्सअप फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन मीडिया के उसमें व्हाट्सअप फॉरवर्ड में कभी अपने किसानों की बात सुनी है फॉरवर्ड होती हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सब में भी दोष है ना। विकास का रास्ता किधर है?
करने की। दुनिया में जितने भी आज तक पायलट स्टडीज़ आई हैं वो ये साफ कहती हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जब मिलती है तो उसमें जिस तरीके का एकदम उस लेवल को एक जंप जो मिलता है वही एक रास्ता है विकास का। एक आदमी का इनकम बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और हम सोचें कि ट्रिकल डाउन होगा, ट्रिकल डाउन तो फेल हो गया। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी पब्लिकली कह दिया है कि ट्रिकल डाउन जो थिंकिंग है वो गलत है, वो फेल हो चुकी है।